तब पहले का कोई डाउट है तो पूछो। हम्म। नहीं है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे वेव्स, और वेव्स में एनर्जी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वहां से देखते हैं। तो एनर्जी में हम लोगों ने निकाला था कि एनर्जी पर यूनिट लेमडा, यानी कि एक लेमडा, यानी कि एक लेमडा अगर दूरी की बात कर रहे हैं, उसी के बीच में जो वेव मूव कर रहा है, यानी कि एक टाइम पीरियड, ये हुआ। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं। तो वन लेमडा में अगर हम के लेमडा से रिप्रेजेंट करे थे तो आया था ये 1/4, यानी एवरेज वैल्यू है म्यू ओमेगा स्क्वायर ए इसको स्क्वायर इंटू लेमडा। पोटेंशियल एनर्जी भी यही आया था 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लेमडा। ठीक है। अब हमको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, वेवलेंथ एंड पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। तो अगर टोटल एनर्जी अगर हम निकाले तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ध्यान से देखो, ये हमको मिल जाएगा 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लेमडा। ठीक है, ये टी ए क्या लिखा है, टी लेमडा, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इन दोनों का सम है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब बात आता है कि हम लोग पावर निकालना चाहते थे। ठीक है, हेडिंग दिए थे पावर का। तो पावर, पावर हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर यही होगा यहाँ पे कि अगर एनर्जी किस रेट से, हमारा जो वेव है, वेव अपने साथ एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, कितने रेट से एनर्जी जो है चेंज हो रहा है, उसी चीज को हम लोग पावर बोल रहे हैं। यहाँ भी वही पावर का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो सिंपली हम लोग पावर क्या लिखते हैं, पी से लिखते हैं और बोलते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, और इसे बोलते हैं रेट ऑफ एनर्जी चेंज। तो यहाँ टोटल एनर्जी की बात करेंगे, टी लिख देते हैं क्योंकि टाइम पीरियड में भी टी रहता है। तो टोटल एनर्जी इतना आया था। तो पावर क्या होगा, टोटल एनर्जी। अब यहाँ हम टाइम कितना लेंगे बता सकते हो? टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, यानी कि हम लोग अगर देखे थे कि अगर वेवलेंथ है, ऐसा अगर वेव ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है, या ऐसा कोई स्नैपशॉट बनाए थे हम लोग, तो अगर डिस्टेंस मेजर करे तो इसको हम लोग बोले थे कि लेमडा, यानी कि खुद को जितने दूरी के बाद रिपीट कर रहा है। और इस समय में जो टाइम लगा होगा, यानी कि टाइम जो लगा है वो लगा है वन टाइम पीरियड। तो इतने दूरी के लिए टोटल टाइम कितना लगा है, टाइम पीरियड के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट कि पावर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लेमडा बाई टी। ठीक है, इसे हम ऐसा आसानी से लिख सकते हैं म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लेमडा बाई टी। ठीक है, लेमडा बाई टी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ए स्क्वायर इंटू वी हम बोल सकते हैं। तो पावर हमारा इतना आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है कि फॉर अ गिवन मीडियम, म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? म्यू यहाँ पे है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर कोई भी गिवन मीडियम होगा तो उसके लिए म्यू क्या होगा, फिक्स्ड होगा। लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो म्यू भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो म्यू है यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ।
ठीक है, नहीं फॉर अ गिवन मीडियम इट विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमको पावर दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है या प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है और हम यहाँ पे जानते हैं ओमेगा 2f है, तो इसको प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि Yes, sir. ओमेगा जो होता है, सिंस हम बोल सकते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। यहाँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज आया हमारा क्या चीज, पावर, और वो किन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये सारी चीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, यानी कि हम बीच में फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। कितने फ्रीक्वेंसी से हम उसको झटका दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम रस्सी पे वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना फ्रिक्वेंटली हम ऊपर नीचे हाथ को कर रहे हैं, कितना फ्रिक्वेंटली हम झटका दे रहे हैं, उसी पे डिपेंड करेगा ये फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमेशा सोर्स पे डिपेंड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि जहां से प्रोड्यूस हुआ उस पर डिपेंड करता है, तो बीच में चेंज नहीं होगा। अगर बोलेगा कि वेव एक जगह प्रोड्यूस हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम चला गया, तो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है वेव, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि पानी के अंदर डूब जाए और वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बाहर अगर आ रहा है, यानी अगर हम अंदर जाके चिल्लाए तो साउंड वेव हुआ, तो वहां से अगर बाहर आ रहा है तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज भले हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रहेगा। पानी के अंदर जाके टॉर्च जला दें तो लाइट बाहर आ रहा है, लाइट भी वेव है, तो सोर्स पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, भले मीडियम चेंज होगा तो म्यू चेंज हो जाए, वेवलेंथ चेंज हो जाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो हम यहाँ से जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है 1/f होता है, तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। ठीक है, टाइम पीरियड भी सेम है, और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा इनटू एफ होता है, या लेमडा बाई टी होता है, एफ सेम है, यानी कि वेलोसिटी और लेमडा चेंज होगा। तो कभी कभी सुने होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में इतना होता है, इसमें इतना होता है, ऐसे सुने हो, ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साउंड के वेलोसिटी में हम लोग जरूर सुने होंगे कि सॉलिड में ज्यादा होता है, गैसेस में कम होता है, लिक्विड में दोनों के बीच में होता है, नहीं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, वेवलेंथ चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। खैर ये सब स्पीड जब पढ़ेंगे साउंड वेव तो वहां पे हम लोग और डिटेल में करेंगे। खैर हम यहाँ पे आते हैं पावर, तो पावर हमको ये चीज मिला। इसके बाद एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से हम क्या समझते हैं, बोलो। तो जैसे कोई अगर लाइट ज्यादा ब्राइट है तो फिर हम लोग बोलेंगे उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जैसे कि अगर हम एक बल्ब जलाए हैं, तो बल्ब जलाए हैं तो उससे जो लाइट निकल रहा है वो चारों तरफ हर डायरेक्शन में निकल रहा है, तो हम किसी एक पार्टिकुलर जगह में पार्टिकुलर एरिया में बताएंगे कितना आ रहा है। बारिश ही हो रहा है तो हम बोलते हैं कि कहीं पे ज्यादा बारिश हुआ, कहीं पे बस जिसी थोड़ा बहुत हुआ, बूंदा बूंदी हुआ और फिर खत्म हो गया। तो कहीं पे हम बोलते हैं कि ज्यादा बारिश हुआ, यानी कि वहां पे उसका इंटेंसिटी ज्यादा था, यानी कि पर यूनिट एरिया देखते तो बारिश वहां पे ज्यादा पड़ा और इधर पर यूनिट एरिया देखेंगे तो कम पड़ा। तो इंटेंसिटी भी हम लोग उसी टर्म में रिप्रेजेंट करता है हमको, और इसको बोलते हैं इंटेंसिटी आई जो होता है, ये होता है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है एनर्जी पर यूनिट
एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में लिख दे तो P बाई ए नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे S लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया ए एम्पलीट्यूड हम लोग एक यूज कर चुके हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं E बाई टी इंटू एस। बात वही है, E बाई टी जो होता है पावर होता है। तो यहाँ अगर इंटेंसिटी हम बोल रहे हैं कि P बाई एस है, यानी कि 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर V बाई एस, यही होगा। Yes, sir. ऑल्सो म्यू जो था हमारा वो क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और रो हम वॉल्यूम को मोस्टली अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, रॉड की बात करें, तो हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ के टर्म में हम बोल सकते हैं एस इंटू एल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रो एस एल बाई एल, तो एल एल कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू एस। ठीक है, पहले भी ये वाला चीज हम लिखाए थे। एस क्या है यहाँ पे, एरिया, ये बात ध्यान रखना है, ये वाला इसको ध्यान में रखना है कि एस क्या है। तो यहाँ पे हम रो एस लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखो, म्यू को अगर हम रो एस हटा दे तो एस एस कट जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू भी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ही बोले या फिर इंटेंसिटी, दोनों लगभग सेम है। वहां पे म्यू था, यहाँ पे रो है, दोनों में इतने का अंतर है। और ये जो इंटेंसिटी आया है, जो पावर आया है, सब एवरेज वैल्यू है, ये बात ध्यान रखना है। अगर कोई हमको फंक्शन दिया रहेगा, इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो, और हल्का सा ऊपर कीजिए ना, और बस। तो हो गया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पावर हो या फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो हो रहा है ये किस पे डिपेंड है, आई जो प्रोपोर्शनल है रो के है, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, सर प्रोपोर्शनल टू, हाँ सर, जब देवांशु बोला था उससे पहले आप कुछ बोल रहे क्या बोल रहे थे, थे कि इंस्टेंटेनियस वाला कैसे निकालना है। हाँ, जैसे कि ये जो हमारा ये जो इंटेंसिटी है ये हमारा एवरेज है। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी हम एक यूनिट लेंथ यानी कि लेमडा में हम जो फाइंड किए हैं, क्योंकि ऊपर से जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, पावर यूज किए हैं, टोटल एनर्जी सारा कुछ वही चीज हम कंसिडर करते आ रहे हैं। मोस्टली हम लोग को यही चीज मिलेगा कैलकुलेट करने। अगर हो सकता है कि टाइम के साथ वेरिएबल दे सकता है कि बोलेगा कैसा होगा, तो कुछ फंक्शन देगा हमको, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देगा जिससे हम एनर्जी या पावर का कुछ फंक्शन निकाल सकें। तो उस समय अगर वैसा फंक्शन आया तो हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस, या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए देगा तो वही इंस्टेंटेनियस है, कुछ रिलेशन देगा तो एवरेज वैल्यू निकालना आता है हमें। ठीक है, तो वैसे एवरेज निकलेगा, लेकिन मोस्टली जो हमारा सिंपल फॉर्म में जो देगा उसके लिए हम लोग यही यूज करेंगे, जब तक कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराए तो 99% केसेस में हमारा यही काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आई और रो एफ स्क्वायर ए स्क्वायर और ही पे डिपेंडिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बोले कि इफ मीडियम जो है एंड सोर्स इज सेम, ठीक है, मीडियम और सोर्स मान लेते हैं कि कैसे भी मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी वेव ट्रेवल कर रहा है रस्सी के थ्रू कर रहा है, तो रस्सी सेम है, सब कुछ सेम ही है। सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से वेव प्रोड्यूस कर रहा था
वैसा ही फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से हम क्या दिख रहा है कि डेंसिटी जो होगा ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मीडियम सेम है तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी ये भी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी ऑफ वेव की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी अगर स्ट्रिंग की बात करे थे तो अंडर रूट टी बाई म्यू, ना टेंशन चेंज कर रहे हैं ना म्यू चेंज कर रहे हैं, तो भी सेम रहेगा। वैसे ही अगर किसी मीडियम की बात करते हैं तो वहां पे भी जो होगा, अगर हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो भी को भी हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, यानी कि हम मीडियम फ्रीक्वेंसी सब में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर एम्पलीट्यूड से रिलेट करें तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। वैसे भी जो हम लोग ये सब इक्वेशन लिखते हैं, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो लिखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि एफ ए भी कांस्टेंट हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर है, यहाँ क्या एज्यूम करते हैं कि रो ए स्क्वायर एंड भी कांस्टेंट हो। ठीक है, तो वैसा ही एक कंडीशन है कि अगर ये तीनों कांस्टेंट हैं तो उस समय आई जो होगा ए से डायरेक्टली एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा। और ये वाला चीज हम लोग मोस्टली यूज करेंगे, क्योंकि मोस्टली जगह पे मीडियम सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम जगह पे दिखेगा कि चेंज किया जाए। हाँ, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है किसी किसी कंडीशंस में, जब वेव अपना मीडियम चेंज करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो वेवलेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, वेवलेंथ वेरी करेगा और वेलोसिटी भी चेंज होगा। खैर वो सब बात की है। अगर यहाँ पे ये तीनों चीज कांस्टेंट है तो आई जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा, इसकी बात का ध्यान रखना है। बाकी सर और किसी कंडीशन में, हाँ सर अगर वेव का जो वेलोसिटी वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग रहेगा तो हाँ वेव का फोटो कैसा दिखेगा? कुछ जैसे कि अगर मान लेते हैं एम्पलीट्यूड सेम है तो वेवलेंथ ऐसा बढ़ता रहेगा। ठीक है, पहले वेवलेंथ छोटा, फिर वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा, फिर और ऐसे ही स्ट्रेच होता जाएगा। सर इसका हाइट नहीं तो बढ़ेगा। 1:3:5 का रेशियो फॉलो करेगा। 1:3:5 का नहीं बोल सकते हैं कैसे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ए ये सब चीजें कांस्टेंट रहे तो लेमडा जो होता है प्रोपोर्शनल टू वी आएगा। यस ठीक है, सर। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा उसी रेट से वेवलेंथ चेंज होगा। ठीक है, इसी बेस्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, बुकलेट में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। in the same medium ठीक है, नीचे जो है सेम मीडियम में वेव रिप्रेजेंट किए गए हैं वाई टी कर्व से। फाइंड रेशियो ऑफ their average intensities। ठीक है, ये जो है वेव 1 है और ये जो है वेव 2।
हो गया? हम्म। सर a1/a2 का होल स्क्वायर। नहीं, यहाँ कितना इंफॉर्मेशन दे रखा है, ध्यान से देखो। टू वेव्स इन सेम मीडिया रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो एवरेज वैल्यू होता है 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू भी होता है, ठीक है। अब यहाँ हमको सिर्फ मीडियम सेम दे रखा है। मीडियम सेम यानी कि ये तो सेम So है और वेलोसिटी सेम है, 25/60. ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि मीडियम जो है वो सेम है, यानी कि हमारा क्या हुआ, रो एंड वी जो होगा ये सेम रहेगा, ठीक है। बाकी हम ओमेगा के बारे में नहीं कर सकते। ओमेगा के यानी कि हम आई जो देख रहे हैं ये ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि I1/I2 जो होगा ये ओमेगा 1 स्क्वायर ए स्क्वायर बाई ए2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दें। A1 A2 तो हमको दिख रहा है, यानी कि 5/, इधर ये 2 तो दिख रहा है। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 कहाँ से आएगा? तो ध्यान से अगर हम गौर करें तो ये जो सेकेंड वेव है उसके लिए ये अगर हम T2 मानते हैं और इसको अगर हम T1 मानते हैं फर्स्ट वेव के लिए, तो हमको दिख रहा है कि T2 जो है T1/2 है, दिख रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू फिगर हमको क्या मिला कि T2 जो है T1/2 है। यहाँ से हम ओमेगा में रिलेशन निकाल सकते हैं, बताओ ओमेगा क्या होता है? 2π/, So 2π/t. तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 को हम T2/T1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से T2/T1 हमको कितना मिल रहा है? 1/2, क्लियर है। तो यहाँ ओमेगा 1/ओमेगा 2 ही लिखना था, तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना आ रहा है? 1/2। तो ये हमको 5/4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, 25/6। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखना है कि क्या चीज कह रहा है। मीडियम सेम है यानी कि वेलोसिटी और डेंसिटी सेम रख रहा है। बोलता है कि सेम सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन कह दे कि जो वेव्स हैं दोनों वेव सेम सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, तो सोर्स सेम हो गया यानी कि फ्रीक्वेंसी को बोल रहा है कि सेम है। यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, कहाँ था? ऐसा लिख लेते हैं, मीडियम सेम implies that कि रो एंड v is equal to same, source same implies frequency same, यानी कांस्टेंट। इस केस में हम बोल सकते हैं अगर ये दोनों है ऐसा, कैसे भी लिखो याद रखने से मतलब है।
एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 0.15 साइन 0.8x minus 50t मीटर एंड म्यू इज इक्वल टू है 12 ग्राम पर मीटर। फाइंड पहला स्पीड ऑफ वेव, सेकंड lambda, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज पावर है हमारे इक्वेशन दे रखा है यहाँ, ये चीज गिवन है, हमसे ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। So हम्म so first 125 by 2 क्या होता है लेमडा बाई टी, या फिर लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा बाई के भी तो लिख सकते हैं। ओमेगा यहाँ कितना है 50, ओमेगा जो होता है टी के साथ होता है, और के कितना है 0.8। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 10, yes कितना आ जा रहा है करके yes 125 बाई 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है। सेकेंड क्या है लेमडा, तो लेमडा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पाई बाई के होता है। दिस इम्प्लाइज दैट के तो पता है, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के क्या है, ये के है और ये ओमेगा है, यानी कि 0.8। आवाज कट रहा है। 125 by 2 20/8 and 5/2 पाई। yes हाँ so हेलो सर हेलो आपका ठीक है, आपका ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, तो 2 पाई बाई टी से, या फिर ओमेगा है डायरेक्टली में यूज करो। ओमेगा इजकल टू क्या होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ इजकल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि पाई बाई 100, ओमेगा कितना है 50 है, यानी पाई बाई 25। एवरेज पावर की बात कर रहा है, पावर एवरेज कितना होगा 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी। ठीक है, म्यू दे रखा है 12, ग्राम पर मीटर दे रखा है, तो ग्राम है तो इसलिए डिवाइड कर दे रहे हैं हम 1000 से, केजी में कर रहे हैं, 7 यूनिट सब रख रहे हैं। ए स्क्वायर, ए कितना हो जाएगा तो 0.15, ओमेगा 50 था, v जो आया है 125/2 आया, सॉल्व करके जो भी आंसर। so हम्म
हेलो। हाँ बोलो। सो वो वैल्यू ओमेगा बाई 2 पाई। अच्छा ओ सॉरी, ठीक है, ओमेगा बाई 2 पाई होगा, तो 50 बाई 2 पाई। हो गया। फॉर अ वेव दे रखा है, ठीक है, किसी वेव के लिए एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, म्यू जो है वो है 4 इंटू 10⁻⁻2 kg पर मीटर, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इक्वल टू है 300 वाट, टेंशन जो है 100 न्यूटन, ठीक है, ये क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। बोल रहा है कि कोई वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 5 है, म्यू इतना है, टेंशन इतना है, तो मैक्सिमम पावर 300 डिलीवर कर सकता है अंडर द टेंशन 100 न्यूटन। इस न्यूटन में वो मैक्सिमम जो उसका पावर होगा वो यही होगा, ठीक है। हाँ, टेंशन बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ सकता है, लेकिन इतने टेंशन में मैक्सिमम हम इतना ही दे सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी at which the source can operate, ठीक है, सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितना हो सकता है ये बताना है। क्या करेंगे बताओ। आया, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा है, यहाँ प्रोसेस से बता दो। जैसे कि यहाँ पे पावर है, पावर का फॉर्मूला ये होता है, बोल रहा है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी कि अगर हम टेंशन बढ़ाएंगे म्यू तो सेम है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो है ओमेगा और सोर्स पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड फिक्स कर रखा है। तो पावर मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम टेंशन से होगा, टेंशन मैक्सिमम कितना है 100 न्यूटन, तो यहाँ पे हम 100 न्यूटन पुट करेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से पावर गिवन है, यहाँ से हमको क्या फाइंड कर लेना है, ओमेगा।
ठीक है, सारे वैल्यू पुट करके वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे इसमें। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा फाइंड कर लेंगे। ओमेगा अगर हमको मिल गया तो फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ही मिल गया, ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। हेलो। यस सर। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं क्लासरूम ही है, क्लासरूम में ही है, साथ साथ दो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो दो लोग बोल रहे हैं यानी कि दोनों लोग जो है वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड वेव, और वो जो आवाज आ रही है दोनों का मिलके कुछ और हो जाता है। ऐसा फीलिंग देखो। या फिर अगर हम पानी ही है, स्थिर पानी है, स्टिल वाटर है, उस पे दो अलग अलग जगहों पे हम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट से कि यहाँ पे और यहाँ पे हम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। पानी का सरफेस है यानी कि हम इस पे ड्रॉप्स जो है या पेबल्स, स्टोन्स छोटे छोटे हम धीरे धीरे दोनों जगहों पे गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा वेव हमको दिखेगा कि प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे चारों तरफ, ऐसा इधर की तरफ बढ़ रहा होगा। यहाँ वाला वेव भी ऐसे इधर जा रहा है। यहाँ वाला वेव भी हम देखेंगे कि ऐसे सर्कुलर में ऐसा आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर ये दो सोर्स हैं, ये फर्स्ट सोर्स बोल रहे हैं, ये सेकेंड सोर्स है, दो सोर्सेस हैं, दो सोर्सेस पे अलग अलग अगर हमको वेव्स प्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जनरल लाइफ में हमेशा हम लोग को ऐसा ही कुछ मिलता है। अभी रोड पे निकल जाओ तो कोई तीन पीट रहा होगा, कोई गाड़ी भोंपू बजा रहा होगा, कोई माइक में अनाउंस कर रहा होगा, अलग अलग जगहों से आवाज निकल रही है। सब जो है कहीं ना कहीं मिलता है, आके कानों पे पड़ता है, कान पे पड़ता है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो सब मिलके कुछ और हमको सुनाई दे जाता है। वैसे ही हर जगह ऐसा होता होगा। वाटर के सरफेस पे भी देखें, अगर दो अलग अलग जगहों पे हम वेव प्रोड्यूस करें, अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन वेव जो है यहाँ से निकला हुआ चारों तरफ जा रहा है, लेकिन हम एक ही डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। इस डायरेक्शन में जो दोनों वेव आए हैं कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो वेव मीट किया है तो दो वेव आके मिले हैं, तो दोनों वेव का कुछ तो रिजल्टेंट इफेक्ट निकला होगा। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोज कर रहा है, आगे चल के अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है तो उसी को इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि रियल लाइफ में हमेशा हमने देखते हैं कि अगर कहीं भी वेव प्रोड्यूस हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वेव नेचर में अवेलेबल रहे, बहुत सारे वेव आगे एक जगह पे मिल सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम देख रहे हैं कि दो वेव है, मान लिया है यहाँ पे दो ही वेव है, तो दो वेव अगर जा रहा है तो दोनों वेव आपस में मिला है, तो मिला है तो मिलके कुछ और इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो उसी इफेक्ट के बारे में हम लोग को यहाँ पे सीखना है। तो है कि उसके पहले की है, जब मिलेगा तो कैसा इफेक्ट शो करेगा, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, यानी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा और देखा कि इस चीज को ये फॉलो करता है, तो ये बोल दिया कि भाई इसी पे बेस्ट करना है। तो ये प्रिंसिपल क्या है, तो ये बोलता है कि इफ टू और मोर ट्रेवलिंग वेव्स are moving through a medium, the resultant value of the wave
algebraic sum of ठीक है। ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है कि अगर एक, दो या दो से अधिक वेव्स कहीं भी आके अगर किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो वहां जो इक्विवेलेंट वेव कहा जाएगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ दोनों वेव होगा। जैसे अगर हम लोग बोले कि ये y1 से रिप्रेजेंटेड है, ये y2 से रिप्रेजेंटेड है, तो जो y आएगा वो y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। किसी भी फंक्शन में रहे, y1 y2 साइनसोइडल फंक्शन रहे, या फिर हम लोग जैसे बोले थे कि कोई भी इक्वेशन वेव इक्वेशन हो सकता है, उसके लिए कंडीशंस था। तो कोई भी अगर इक्वेशन रहे, तो अगर हम y किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहे हैं तो x, t अगर दे रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये y1 x, t प्लस y2 x, t एज ए फंक्शन ऑफ x और t लिखे तो दे सकते हैं। इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे एक चीज नोट करना है, ध्यान रखना है कि लीनियर वेव एंड नॉन लीनियर वेव, ठीक है। लीनियर वेव हम किसे कहेंगे, तो लीनियर वेव हम लोग बोलते हैं कि जैसे अगर हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड है या कोई भी वेव है, लीनियर वेव हम लोग उस वेव को बोलते हैं जिसका एम्पलीट्यूड वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इट्स एम्पलीट्यूड is much smaller than its wavelength, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है बहुत छोटा है, यानी कि अगर ऐसा वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, और बोल रहे हैं कि वेव, ठीक है, ऐसा कुछ हम बना रहे हैं, एम्पलीट्यूड जो है बहुत छोटा है और वेवलेंथ बहुत बड़ा है, तो ऐसा को हमको दिखेगा कि वो सीधा सीधा ही जा रहा है, ठीक है। यानी कि हमको ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता हुआ, ऑसिलेट करता हुआ ज्यादा नहीं दिखेगा, हमको दिखेगा कि सीधा ही जा रहा है। तो ऐसे वेव्स को हम लोग बोलते हैं कि लिनियर वेव्स। नॉन लिनियर वेव यानी कि एम्पलीट्यूड जो होगा मच स्मॉलर नहीं होगा, ठीक है। इस वेव में हम क्या कहेंगे कि जो मच स्मॉलर नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि नॉन लिनियर वेव, यानी कि एम्पलीट्यूड इज नॉट सो मच स्मॉलर देन लैम्डा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन लिनियर। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है ये फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर अल्टरनेटिंग करंट कौन सा वेव है? कौन सा वेव है? हाँ, कौन सा वेव है एफ, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग करेंट, हेलो हेलो, यस सर। अल्टरनेटिंग करंट क्या है बताओ तुम ही। वो वेव है क्या, अल्टरनेटिंग करंट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। और देखते हैं कि वो डायरेक्शन अपना हमेशा चेंज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो फंक्शन है वो वेव फॉर्म में आता है, ठीक है, कि वेव की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं, हम बोलते हैं कि वेव है, वो पार्टिकल वेव में आता है, ठीक है। और जनरली हम लोग उन सब वेव को लिनियर वेव में ही मानते हैं। मैकेनिकल वेव जितने भी लगभग हम लोग पढ़ते हैं सबको लिनियर वेव में ही मानते हैं, बहुत कम ही होते हैं नॉन लिनियर,
जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है वेवलेंथ के कंपैरिजन। हम लोग के सिलेबस में वैसे भी जितने कुछ भी पढ़ने हैं वो सारे लीनियर वेव ही हैं, यानी कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो लीनियर वेव ही पढ़ेंगे, नॉन लीनियर के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर कभी कोई पूछ दिया कि क्या हर वेव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, तो हम बोलेंगे नहीं। जो लीनियर वेव होगा यानी कि जिसका एम्पलीट्यूड वेवलेंथ के कंपैरिजन में छोटा है, वही जो होगा वो फॉलो करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो है वेव्स हैं और वो सुपरपोज कर रहे हैं, तो कैसे सुपरपोज करें इसको हम लोग एक बार समझते हैं। जैसे हो सकता है कि दो वेव वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है, कहीं से भी प्रोड्यूस हुआ है, कैसे भी प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। लेट से कैसे ही दो पल्स हैं एक ही स्ट्रिंग पे, इधर से भी एक स्ट्रिंग था, दो दोस्त ने पकड़े दोनों एंड को और दोनों एंड को झटका दिया, ठीक है। तो लेफ्ट एंड पे छोटा सा झटका, छोटा सा एम्पलीट्यूड का, राइट एंड पे बड़ा एम्पलीट्यूड का। ये जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। दोनों वेव्स जो है, दोनों डिस्टरबेंस जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे के करीब पहुंचेंगे तहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ शेप बनेगा, ये इधर जा रहा होगा, ये छोटा वाला इधर जा रहा होगा। बोलो, पानी के ऊपर भी Yes, अगर so देखते होगे कि दो वेव जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वहां जो है एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है, डिपेंडिंग करता है कैसा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ है कम हुआ, खत्म नहीं होते हैं। फिर क्या होगा कि दोनों अपने अपने डायरेक्शन में, जो इधर जा रहा था वो इधर ही चला, ये इधर जो आ रहा था वो इधर ही चलते गया। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, यहाँ पे अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे A2 है, तो बाद में वैसा ही अपना एम्पलीट्यूड रहेगा इन दोनों का, और ये डिस्टरबेंस फिर अपने डायरेक्शन में जिधर जा रहे थे उधर ही वो चलता जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो वेव्स स्ट्रिंग पे आ रहे थे, दोनों एक दूसरे मीट किए फिर अपने अपने रास्ते चलते बने। तो जहाँ पे मीट किए, इस जो मिलन हो रहा है वहीं पे दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो रहा है, तो उसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और क्या हो सकता है, और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट से कि ऐसा वेव है, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव है और ये एक दूसरे की तरफ चलते हुए जा रहा है, ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। मान लेते हैं कि ये 1/2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये भी 1/2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। यहाँ कोऑर्डिनेट्स है, ये -3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे जगह पे, ठीक है। 1 मीटर से ही मान लो क्या है, ठीक है, 1/2 मीटर पर सेकेंड रखते हैं, एक दूरी, ठीक है। ठीक है, बताओ, ड्रॉ शेप ऑफ वेव आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड के बाद शेप कैसा होगा ये बताना है।
सर रेक्टेंगुलर होगा। सर यस सर रेक्टेंगुलर होगा। ये 10 यूनिट है, ये भी 10 यूनिट है। सर 20 यूनिट से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? ये जो होगा ये 20 यूनिट हो जाएगा। ये एंड कहाँ रहेगा बताओ? सर ये वाला -1 एंड पे। देखोगे -1 तो -1 पे चले जाएगा, यानी कि इस पॉइंट को अगर हम ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो ए जो होगा देखो ध्यान से -1 पे होगा, बी जो होगा वो कहाँ पे होगा? सर 1। 1 पे होगा। वैसे ही इसका अगर हम सी और डी बोलते हैं, तो डी जो एंड होगा, डी भी यहीं पे होगा और सी जो होगा यहाँ पे होगा। ध्यान से दिख रहा है, यानी कैसा हो जा रहा है? अगर हम बोलते 3 सेकंड पे, तो 3 सेकंड पे बोलते तो कैसा होता? वही हाफ दे दिए, गलती कर दिए। थ्री सेकंड पे कैसा वेव होता बताओ? सर वो भी रेक्टेंगुलर होता, बट ऐसा कुछ होता? पूरा वेव तो नहीं मिला होता। जी सर। ठीक है, ये जो है फर्स्ट वेव का कुछ पोर्शन, ये सेकंड वेव का, और इतना इंटरफेरेंस होता, यानी कि ये जो होता ये इन 20 होता, ये 10 होता। 3 सेकंड में ये एंड कहाँ पहुंचा होता? अब हाफ है तो ये -3/2 +3/2 -3/2 पे रहता, नहीं रहता? यस सर। ठीक है, और ये 3/2 पे रहता। ये एंड ऐसा ही चेक कर सकते हैं, तो अपना बना के चेक कर सकते हो, डेटा वैसा हो गया तो। क्लियर है? यस। तो एक बार फिर से भाई हेलो, ठीक, हाँ। तो एक बार फिर से बताइए ना। ठीक है, वही क्वेश्चन दे रहे हैं। सर ये जो सुपरपोजिशन है सर वो सिर्फ किसी मोमेंट के लिए ही रहता है। यहाँ तो वेव चल रहा है, रुका हुआ है नहीं, तो किसी मोमेंट के लिए ही रहेगा। ये -2 0, यहाँ बीच में कहीं -1 होगा। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 20 सेंटीमीटर, ये भी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इधर जा रहा है 1/2 मीटर पर सेकंड से, ये भी इधर जा रहा है 1/2 मीटर पर सेकंड से। अब इसका सुपरपोजिशन बताना है 2 सेकंड के बाद। बोलो ए कहाँ होगा 2 सेकंड पे? मान लेते हैं कि ये 0 है, सर -1 -1। -1 में 1 रहेगा ये। ए जो है कितना रहेगा? -1, यहाँ पे ए आ गया। बी कहाँ रहेगा? 1 में। सर 1 पे। 1 पे रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा। सी कहाँ रहेगा? 0। -1 नो सर हाफ से 0 चल में रहा है 2 0 में सेकंड में 0 पे रहेगा ना? ये सर 0 में ठीक है, रहेगा। सी जो रहेगा यहाँ पे, और डी कहाँ रहेगा?
2 पे, हम्म, ठीक है। यानी कि जो दोनों वेव का कॉमन पोर्शन यही आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। यानी कि जो वेव 1 है अभी कहाँ तक चला है, यहीं तक। यानी कि अगर हम इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, तो जब दोनों आके आपस में चला है तो यहाँ पे कैसा शेप बनाया होगा। 1 की अगर हम बात करें तो 1 यहाँ पे ए से सी तक ऐसा ही रहेगा, Yes, sir. ठीक है। सी बी से डी तक की अगर बात कर रहे हैं, बी से डी तक की बात कर रहे हैं, तो बी से डी तक, ठीक है। बी से अगर डी तक की बात कर रहे हैं तो ये हमारा वेव ऐसा था, बी पे हमारा मैक्सिमम आएगा, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये जो था, ये यहाँ पे ऐसा रहता। अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये दोनों आपस में क्या हो गया है, जुड़ गया है। Yes, sir. तो जुड़ा है तो क्या हुआ होगा, यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है वो 20 हो गया होगा, क्योंकि पहला वेव का जो एम्पलीट्यूड है 20 है, इसका भी 20 है, तो यहाँ से ये 40 हो गया होगा। यानी कि Yes, sir. दोनों जब जुड़ जाएगा तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा। Yes, बात sir. क्लियर है। यानी कि पहला वेव और दूसरा वेव सिर्फ इसी रीजन में मिल रहे हैं। दोनों जो होंगे हर जगह पे, हर पॉइंट पे दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, जुड़ता गया है, तो ऐसे ऊपर की तरफ। यानी कि एक ऐसा है, एक ऐसा है। ये अगर मान लेते हैं 4 है, ये 2 है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट 6 मिलेगा। वैसे यहाँ 20 है तो 40 मिला। क्लियर है। यानी कि टोटल हाइट हमको कितना मिल जाएगा, 40 सेंटीमीटर है। बात समझ आया। यस सर। ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था कि अगर 3 सेकंड होता तो इधर कुछ पोर्शन बच जाता, इधर भी कुछ पोर्शन बचता, बीच में ही सिर्फ इंटरफेरेंस होता। वही चीज यहाँ पे अगर डिटेल में देखें तो हमको इस रीजन में ही हमको सिर्फ इंटरफेरेंस दिख रहा है, यानी कि सुपरपोजिशन जो दोनों वेव्स का हुआ है वो इसी रीजन में हुआ है। ठीक है। वही अगर नीचे की तरफ होता तो एम्पलीट्यूड घट जाता। हो सकता है कि एक वेव ऐसे जा रहा हो, इसी पे दूसरा वेव हो सकता है कि इधर की तरफ आ रहा हो। ठीक है। ये जब दोनों वेव आपस में एक जगह पे आएगा तो बताओ क्या होगा। ये ऐसे था, नीचे वाला जो है ये अपने नीचे तानेगा, ये ऊपर वाला ऊपर खींचेगा रस्सी को। ठीक है। रस्सी को एक एंड ऊपर खींचना चाह रहा है, एक एंड नीचे खींचना चाह रहा है। यानी कि जब दोनों वेव आपस में मिल रहे होंगे, मिलने के कगार पे होंगे, यानी कि ऐसे शेप मान लेते हैं कि आ गया है। इसके जस्ट बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो रस्सी है वो दुविधा में फंसा हुआ है, क्योंकि इधर वाला जो वेव है ये उसको ऊपर खींच रहा है, ये वाला वेव जो है उसको नीचे खींच रहा है। तो किधर जाएगा। तो उन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा उसी की तरफ, जितना उसमें जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसका कुछ सपोर्ट करेगा। ठीक है। सर यानी बराबर कि हुआ ऊपर तो बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा ही नहीं, वो अपने मेन पोजीशन पे ही रह जाएगा। सर तो फ्लैट हो जाएगा ना। हाँ, तब वो एकदम सीधा रह जाएगा। यानी कि एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, तो दोनों जब जाएगा तो दोनों एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगा रहा हो, एम्पलीट्यूड सेम, यानी कि एनर्जी सेम ट्रांसफर कर रहा है, सेम एनर्जी से खींच रहा है, यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जब रिजल्टेंट मिलेगा तो हमको ऐसा मिलेगा। इस केस में ऊपर वाला है ज्यादा एम्पलीट्यूड का, तो हो सकता है कि हमको ऐसा कुछ रिजल्टेंट मिले। यानी कि ये हमारा पहला था, ये दूसरा था, ये जो है रिजल्टेंट।
क्लियर है? फिर मिलेगा, उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते में बिना किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब किए फिर से चलता रहेगा। इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक। सर जब आपस में कंबाइन करेगा तो सर वो इफेक्ट कंटिन्यू क्यों नहीं करेगा? क्या? जब आपस में जब ये दोनों सुपरपोज होंगे तो सर ये जो रिजल्टेंट है सर वो तो कंटिन्यू वही होना चाहिए ना हर बार जब कंप्लीट हो जाएगा सुपरपोजिशन तो। अच्छा, जब यहाँ पे हुआ तो ये वेव तो इधर ही एनर्जी ले जा रहा है, ये तो इधर ही ले जा रहा है, ले जा यस रहा है। तो इस एंड का अगर हम बात करें तो ये वेव अब कुछ कर रहा है क्या? ऊपर वाला, नीचे वाला ही उसको नीचे खींच रहा है। और इस एंड की बात करें तो ये ऊपर वाला ही उसको डिस्टर्ब करेगा, नीचे वाला तो करेगा नहीं, वो तो पास कर चुका है। होगा। तो इसके बाद क्या होगा कि ऊपर वाला वेव अपना ऊपर ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला वेव नीचे नीचे चला जाएगा। क्लियर है? रस्सी में वेव आगे कैसे बढ़ता था, याद है ना? ऐसा अगर जा रहा है तो ये वेव इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, वही चीज सोचो। ठीक है, ये था थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझा कि अगर वेव आता है तो एक दूसरे से अगर मिलेगा तो वहां जो डिस्टरबेंस है, जो पॉइंट होगा, वो जो भी रिजल्टेंट होगा उसी को सपोर्ट करेगा। जैसे ऊपर वाले केसेस में हम देख रहे थे कि ऊपर वाले केसेस में जब ये रस्सी एक दूसरे के पास आया तो यहाँ जो पॉइंट था दोनों मिल के इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसीलिए यार तो बना नहीं भूल गए, जो इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, अगर जो एम्पलीट्यूड मिला जब दोनों मिल गए होंगे तो A1 प्लस A2 मिला, क्योंकि दोनों जो फोर्सेस थे दोनों का जो डिस्टरबेंस था दोनों मिल के खींच रहे थे। लेकिन लास्ट वाला जो एग्जांपल देखे इसमें दोनों खींच तो रहे हैं साथ साथ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए एम्पलीट्यूड ना तो पहले जितना रहा ना दूसरे के जितना रहा, कुछ कम रहा। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव मैथमेटिकली कि कैसे कितना एम्पलीट्यूड आएगा, कितना इंटेंसिटी रहेगा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव की अगर बात कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव यही है कि अगर दो वेव हैं कहीं एक जगह पे जाके मिलते हैं, दो वेव अगर किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो उनके मिलने से वहां पे जो इफेक्ट है, रिजल्टेंट जो डिस्टरबेंस होगा वो क्या होगा, कैसे होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम लोग इसको देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे सोर्स 1 है, यहाँ पे सोर्स 2 है। यहाँ से कोई एक वेव जो है इस पे ऐसा ट्रेवल करते हुए इसके पास जा रहा है। लेट से कि यहाँ से भी एक सोर्स है, इस सोर्स से भी एक वेव जो है इस लाइन पे मान लेते हैं कैसे ट्रेवल करते हुए जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इस दूरी को हम बोल रहे हैं कि x1, इस दूरी को बोल रहे हैं x2। हमने यहाँ पे क्या माना है, कोई सोर्स सोर्स कहीं भी मिलेगा तो याद रखने की फ्रीक्वेंसी जो होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं डेल्टा फाई डोंट चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्टेंस के साथ चेंज होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज डेट कि ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। हम लोग को इसी के लिए देखना है, इसी के लिए पढ़ना है। डिफरेंट अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो मैथ्स ज्यादा यूज होता है, तो मैथ्स ज्यादा यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। कोहेरेंट सोर्स हमेशा कोहेरेंट सोर्स से कि यहाँ से जो y1 है वो हम बोल रहे हैं कि उसका एम्पलीट्यूड A1 है साइन ओमेगा t माइनस के x1।
ठीक है, यहाँ पे ओमेगा सेम है, यानी कि बोल सकते हैं कि क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम। y2 हम बोल रहे हैं a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक हम लोग यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक यानी कि वेवलेंथ भी हमने सेम रखा है। मोनोक्रोमेटिक यानी कि सेम वेवलेंथ, ऐसा लाइट है उसका वेवलेंथ अगर सेम हो तो उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। सोर्स है वेवलेंथ यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा होता है, के जो होगा ये सेम होगा, तो वही चीज हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम दो वेव यूज कर रहे हैं, ये जो एंगल दिख रहा है ये हमको φ1 है, ये एंगल जो है ये हमको φ2 दिख रहा है। दो वेव आके एक जगह पे मिले हैं, यहाँ पे हम एक चीज निकाल लें, अगर तो हमको दिखता है यहाँ φ2 माइनस, हाँ हेलो सर आपका आवाज काफी कट रहा। हेलो, सर कट कट के आ रहा है आपका आवाज। हेलो, यस आ रहा। ठीक। तो यहाँ पे सिंपली हमने कुछ टर्म्स सीखे हैं, कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक। कोहेरेंट सोर्स हम उससे कहेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, मोनोक्रोमेटिक यानी कि सेम वेवलेंथ। तो हमने देखा कि अगर दो सोर्सेस हैं, दो सोर्सेस से वेव जो है किसी पॉइंट पी पे जाके मिल रहे हैं, सोर्स 1 से x1 दूरी जा रहा है, सोर्स 2 से x2 दूरी जा रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि y1 को हम कोई भी एक जनरल इक्वेशन ऐसा साइनोसॉइडल फंक्शन लिख रहे थे, तो ऐसा लिखे, y2 को इस फंक्शन से लिखे। तो यहाँ डेल्टा फाई फेज डिफरेंस अगर लिखे तो हमको ये रिलेशन पहले भी पता था, यहाँ से भी वही आ रहा है कि डेल्टा फाई जो है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये फेज डिफरेंस था, ये जो है पाथ डिफरेंस हम लोग बोला करते थे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रहे कि हम y2 को और क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम सिंपलीफाई से अगर लिख दें तो y2 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 5 है। तो हम फर्स्ट के टर्म में फर्स्ट का फेज प्लस 5 लिख दिया, 5 के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज हम पहले भी बताए थे साइन एसएचएम के सुपरपोजिशन में कि हमेशा हम लोग A1 किसे मानेंगे, जिसका फेज कम हो, A2 किसे मानेंगे, जिसका फेज जो है फेज एंगल ज्यादा हो, ठीक है। हमेशा ये चीज को फॉलो करना है, क्योंकि हम यहाँ पे सुपरपोजिशन निकालना है, मैथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। Now, according to superposition principle, y यानी कि नेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, y1 प्लस y2। पॉइंट P पे हम बता रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या आएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। दो साइन फंक्शन का एडिशन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ए नेट साइन फेज ऑफ A1 प्लस tan इनवर्स थीटा, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है।
फेज ऑफ A1, तो A1 किसे हम चूज करेंगे? amplitude of equation whose phase is smaller। ठीक है, इक्वेशन में हमारा y1 y2 a1 a2 किसी को भी दिया रहे, हम a1 अपने फॉर्मूला में किसे चूज करेंगे? जिसका फेज कम हो। देन क्या करेंगे? ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, दोनों को हम वेक्टर मान लेंगे। फिर दोनों का बीच का एंगल जो होगा वो हमारा फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, और ए नेट जो हमको मिलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड बिटवीन देम इज फेज डिफरेंस। ठीक है, ये चीज को रट्टा मार लेना, याद रखना है कि कभी भी अगर दो वेव्स का अगर एडिशन है तो डायरेक्टली A1 A2 दोनों के बीच का एंगल फाई। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंगल हमको क्या मिलेगा? थीटा। ठीक है, जो हम लोग tan थीटा लिखा करते थे, तो यहाँ से अगर हम A नेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 A2 cos ऑफ फाई, ये लिखेंगे। Yes, यस sir. ठीक है, और tan ऑफ थीटा क्या लिखेंगे? A2 A2 sin फाई बाई A1 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 प्लस प्लस A2 cos फाई। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको ये दोनों चीज मिल जाएगा, उठा के इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर दोनों का जो है सुपरपोजिशन जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड पे, कि दोनों का हमने एम्पलीट्यूड तो निकाल लिया, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना आ रहा है वो तो हमको दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? ए नेट इक्वल टू दिख रहा है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फाई का अंडर रूट, यही है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? फॉर मैक्सिमम, A1 plus A2. ठीक है, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोग को क्या करना पड़ेगा? cos ऑफ फाई को क्या लिखना पड़ेगा? 1। यस सर। cos ऑफ फाई अगर 1 कर दें, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से देखो ए नेट को हम ए लिख रहे हैं, ए इक्वल टू क्या दिख रहा है हमको? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है। दिस इंप्लाइज दैट कि A इक्वल टू A1 प्लस A2, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है। देखे भी थे कि अगर दो वेव्स मिल रहे हैं, दोनों वेव्स अगर जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करेंगे क्या होगा? दोनों का सम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। Minimum दोनों का difference. ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये चीज बोल रहे हैं कि मैक्सिमम, तो यहाँ से हम फाई कितना रखेंगे? सर यानी 0। कि दोनों का फेज डिफरेंस cos फाई 1 कब हो सकता है? 0 पे हो सकता है। वेव है, आगे की तरफ चलते जा रहा है, तो एंगल तो बार बार रिपीट होगा, तो हमको जनरल सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो 0 पे होगा, 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, हर जगह होगा। यस सर 2.5। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे होगा, जिससे हम क्या यस सर। लिखते हैं? 2n, यानी कि इवन हो गया 2n पाई, यानी कि फाई कितना होना चाहिए? 2n पाई। जहां पे फाई यानी कि फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में 2n पाई 2 पाई का होगा, वहां पे हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, अच्छा
यहीं पे अगर इंटेंसिटी की बात कर लें, आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है, दिस इंप्लाइज दैट कि आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, I1 I2 cos ऑफ फाइव। प्रोपोर्शनल है तो जहां जहां ए था वहां पे हमने आई से रिप्लेस कर दिया, ये था जहां जहां ए स्क्वायर था वहां पे हमने आई से रिप्लेस कर दिया, तो ये आई का होगा। ठीक है, तो यहाँ से आई जो मैक्सिमम हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, पूरा पे cos अंडर फाइव रूट तो आएगा 1, ना? क्या सर पूरा पे अंडर रूट आएगा ना? इस साइड भी तो स्क्वायर करे हैं, यहाँ ए स्क्वायर होता, यहाँ ए स्क्वायर होता तो वहां पे आई रखे हैं, अंडर रूट कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आई मैक्सिमम के लिए cos फाइव कितना हो 1, अगर 1 होगा तो ये हमको ध्यान से देखो तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर दिख रहा हो, दिख रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि दो वेव्स अगर मिलेंगे तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड हो सकता है वो कितना होगा, A1 प्लस A2। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा तो ये ध्यान रखना है, I1 प्लस I2 नहीं है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर है। क्लियर है। फॉर मिनिमम प्लस की जगह माइनस हो जाएगा सीधा। केस 2 फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, अच्छा एक चीज तो इसमें छूटी गया। ठीक है, 5 जो हमको मिला, यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, फॉर मैक्सिमम, ये बार बार आएगा हमको बाद में भी आएगा 5, यहाँ पे हम डेल्टा 5 लिख दे रहे हैं क्योंकि फेज डिफरेंस है कितना होना चाहिए 2n पाई का। यस सर। हम लोग क्या जानते हैं ऑल्सो कि सर इसमें डेल्टा सोर्स 5 जो सेम होता रहेगा, है, हाँ सोर्स सेम रहेगा। सोर्स फ्रीक्वेंसी हम लोग सेम लेते हैं। ठीक है, पहले बोले कोहेरेंट सोर्स है यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम रखे हैं। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि डेल्टा 5 जो होता है इतना होता है, तो इसको अगर हम 2n पाई लिख दें तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, डेल्टा एक्स में रिलेशन कितना मिल रहा है, n इंटू। क्लियर है। मैक्सिमम के लिए डेल्टा 5 2n पाई होगा या फिर डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, n लेमडा। यहाँ पे n क्या था हमारा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, माइनस में भी हो सकता है और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट। क्लियर है। यस सर। केस 2 फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, मिनिमम एम्पलीट्यूड होने के लिए क्या होना तो पड़ेगा, तो ए स्क्वायर जो था वो था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ 5। मिनिमम के लिए A1 A2 तो मैग्नीट्यूड है, cos 5 ही मिनिमम हो सकता था। दिस इंप्लाइज दैट कि cos 5 कितना होना चाहिए बोलो, 2n प्लस 1 का cos सर 5 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, -1। -1। ठीक है, क्योंकि cos थीटा या sin थीटा जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है, -1 मिनिमम वैल्यू, 1 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर हम -1 यहाँ पुट कर दे रहे हैं तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ए मैग मिनिमम जो हमको मिल रहा है A1 माइनस A2 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। क्लियर है। यस यहाँ पे सर। अगर हम माइनस रखेंगे तो ध्यान से दिख रहा होगा कि A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो A इक्वल टू हम लोग मॉड ऑफ A1 माइनस A2। अब आ रहा है कि फॉर मिनिमम यहाँ पे हमको दिख रहा है cos 5 -1। दिस इंप्लाइज दैट कि 5 -1 कब हो सकता है, m plus 5 1 पाई हो, 3 2n plus पाई हो, 5 पाई हो, यानी कि ऑड मल्टीपल दिख रहा है। ऑड के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2n2n plus प्लस 1 या -1,
+1 सर लेते हैं तब n 0 से शुरू करेंगे, -1 अगर लिखा रहेगा यानी कि n को 1 से शुरू करा है, बस इतने का अंदर। ठीक है, फाई कितना होना चाहिए, 2n + 1 फाई। 2 में किसी भी n इंटीजर से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो वो इवन होता है, उसमें अगर एक और ऐड कर देंगे तो ऑड हो जाएगा, तो ये हमको ऑड मल्टीपल ऑफ फाई दिख रहा है। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं फाई के बारे, डेल्टा एक्स के बारे। तो डेल्टा एक्स होता है λ/2π इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हमको ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, 2n + 1 λ/2, यानी कि मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन होना चाहिए और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन होना चाहिए। इस केस में इंटेंसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, बोलो। √I1 - I√I2 का होल स्क्वायर। फिर से ऊपर वाले फॉर्मूले में या फिर आई जो था हमारा I1 + I2 + 2√I1 I2 आ रहा था cos ऑफ फाई। cos ऑफ फाई -1 पुट करेंगे तो I जो हमारा मिनिमम आ जाएगा ये √I1 - √I2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालो, तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या है पता है तो रेशियो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, A इक्वल टू क्या था, A1 + A2 + 2A1 A2 cos ऑफ फाई, यही था। लेट से A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A0, इस केस में क्या होगा बताओ, ये लिख सकते हैं। यस सर। 2A0² कॉमन ले लिए तो 1 + cos ऑफ फाई बचेगा, दिख रहा है। यहाँ पे 1 + cos ऑफ फाई को क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो। सर 2 cos² θ/2। तो ये कितना हो जाएगा, 4A0² cos² फाई/2। सिंस cos ऑफ 2θ जो होता है 2 cos² θ -1 होता है, तो -1 को ले जाएंगे तो 1 + cos 2θ इक्वल टू 2 cos² θ। तो यहाँ 1 + cos फाई है इसलिए 2 cos² फाई/2 हुआ। तो यहाँ से हमको एम्पलीट्यूड कितना मिल गया, 2A0 cos फाई/2। ठीक है, मैक्सिमम ए मैक्स अगर पूछा जाएगा तो 2A0, ऐसे भी बोल सकते थे A1 + A2 है तो उतना ही है। इंटेंसिटी, इस केस में इंटेंसिटी की बात करें आई तो कितना आएगा बताओ, सर 4I। 4 A0² है तो I0² हो जाएगा और cos ऑफ फाई/2 यही हो जाएगा, यस क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये दोनों को मिला के ही है, फाई पे डिपेंड है ना एम्पलीट्यूड, तो दोनों को मिला के ही है। तो I0 cos फाई/2 हम लोग लिख सकते हैं, cos स्क्वायर तो रहेगा I0 है तो होएगा ही। ठीक है, तो ये हमारा आया इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे कितना होगा, 0। 0। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I। 4। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना आ जाएगा, 0। 0।
ठीक है, यानी कि जब सेम एम्पलीट्यूड के दो वेव हैं अपोजिट, अगर ऐसे जा रहा होता, ठीक है, ये इधर तो ये देता, अगर वही ऐसा है इधर जा रहा है इधर आ रहा है तो हमको एम्पलीट्यूड जीरो, इंटेंसिटी भी जीरो। इस केस में जब आएगा तो रिजल्टेंट हमको ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम दो वेव्स को जोड़ते हैं तो दोनों वेव्स को जोड़ने से जो एम्पलीट्यूड में ऐसा फर्क आ रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखे ग्राफ से और थोड़ा बहुत मैथमेटिकली। कल कुछ और एग्जांपल्स लेकर मैथ से ग्राफ से दोनों एक साथ जोड़कर समझने का कोशिश करेंगे इस चीज को। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इतना जो रिवीजन करना है और वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 to 30 के आसपास है, इतना हो जाएगा। आगे का भी अब हो सकता है, उसको कर लेना। ठीक है फिर, थैंक यू सर। Uh, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।